आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 10 हिंदी का अर्धवार्षिक पेपर। तो इसमें समय है 2 घंटे 30 मिनट और पूर्णांक है 70 नंबर। 70 नंबर का पेपर है और यह पेपर 2 खंडों में विभाजित है, नंबर 1 कै और नंबर 2 खे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला खंड है हमारा कै। तो पहला प्रश्न है इसमें हिंदी का प्रथम उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो ऑप्शन नंबर ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर बी गोदान, ऑप्शन नंबर सी अलग अलग बैतरणी, ऑप्शन नंबर डी ममता। तो बताइए हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 2 हिंदी की प्रथम कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है। ऑप्शन नंबर ए इंदुमती, ऑप्शन नंबर बी पंच परमेश्वर, ऑप्शन नंबर सी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 3 हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी मीराबाई, ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद। तो हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रामचंद्र शुक्ल। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए निबंध, ऑप्शन नंबर बी जीवनी, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी रेखाचित्र। आवारा मसीहा की विधा है जीवनी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आवारा मसीहा क्या है, ये जीवनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपने वीडियो भी शेयर नहीं की है तो आप अपने दोस्तों साथ वीडियो को जल्दी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। और अगला प्रश्न है हमारा 5वां राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए सूरदास, ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी मीराबाई, ऑप्शन नंबर डी रसखान। तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 6 सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं। यानी सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि हैं, बताना है कौन सी शाखा के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन नंबर सी निर्गुण शाखा, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान मार्गी शाखा। तो सूरदास हैं कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। ये बताना है कौन सा अलंकार है। यानी पंक्ति दे रखी है, इस पंक्ति में बताना कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी यमक, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी उत्प्रेक्षा। तो चरण कमल बंदो हरिराई इस पंक्ति में अलंकार है रूपक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा अलंकार है इसमें, रूपक। ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 24, ऑप्शन नंबर डी 16। तो रोला छंद में मात्राएं होती हैं 24। रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन नंबर ए रति, ऑप्शन नंबर बी हास, ऑप्शन नंबर सी शोक, ऑप्शन नंबर डी उत्साह है। तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, करुण रस कहाँ होता है, जहाँ शोक उत्पन्न होता है वह करुण रस
होता है, तो इसका स्थायी भाव होता है शोक। प्रश्न नंबर 10 है किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, यानी किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर डी यमक। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वह अलंकार होता है उत्प्रेक्षा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 11 अब देखेंगे प्रश्न नंबर 11 चौराहा में कौन सा समास है। चौराहा में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। तो चौराहा में समास है द्विगु, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 12 है कि पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं। पेड़ तरु द्रुम आदि कहलाते हैं। तो पेड़ तरु द्रुम कहलाते हैं क्या। ऑप्शन नंबर ए विलोम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी तत्सम, ऑप्शन नंबर डी पर्यायवाची। तो पेड़ तरु द्रुम कहलाते हैं पर्यायवाची, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब है प्रश्न नंबर 13 हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस है। यानी आपको पंक्ति दे दी गई है, इसमें पूछा गया रस, इस पंक्ति में कौन सा रस है कि हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ऑप्शन नंबर ए वीर, ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार, ऑप्शन नंबर सी करुण, ऑप्शन नंबर डी हास्य। तो हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में इस पंक्ति में रस है हास्य, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 14 लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा में कौन सा छंद प्रयुक्त है। कि लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा में कौन सा छंद प्रयुक्त है। इसमें बताना है कौन सा छंद है। ऑप्शन नंबर ए सोरठा, ऑप्शन नंबर बी रोला, ऑप्शन नंबर सी दोहा, ऑप्शन नंबर सी दोहा, ऑप्शन नंबर डी चौपाई। तो लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा इस पंक्ति में सोरठा छंद है, क्योंकि अगर आपको ऐसा जांच नहीं पड़ती है तो आप मात्रा लगा करके देख लेंगे। को देखेंगे ले पर एक मात्रा हो जाएगी, खे पर एक, इस पर भी एक हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 मात्राएं बैठ रही हैं हमारी। तो जिसके पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं वो होता है सोरठा छंद, तो इसलिए इसमें सोरठा छंद है। अब है प्रश्न नंबर 15 कपोत तत्सम है। कपोत तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए कबूतर, ऑप्शन नंबर बी कौवा, ऑप्शन नंबर सी कछुआ, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये कपोत जो है वो तत्सम है कबूतर का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर 16 है कि कुंभकार तत्सम है। कुंभकार जो है वो किसका तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए कुम्हार, ऑप्शन नंबर बी सोनार, ऑप्शन नंबर सी लोहार, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो कुंभकार जो तत्सम है वो कुम्हार का तत्सम है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 प्रश्न नंबर 17 है कि नीलकंठ में कौन सा समास है। कि नीलकंठ में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व, ऑप्शन नंबर बी बहुव्रीहि, ऑप्शन नंबर सी द्विगु, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो नीलकंठ में समास है बहुव्रीहि, क्योंकि नीलकंठ का समास विग्रह करेंगे तो ये जाएगा नीला कंठ है जिसका। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुव्रीहि समास है। अब प्रश्न नंबर 18 तथा प्लस एव की संधि है। तथा प्लस एव की संधि है। ऑप्शन नंबर ए तथाव,
ऑप्शन नंबर ब तथैव, ऑप्शन नंबर स तथा एव, ऑप्शन नंबर द तथा व्यय। तो तथा प्लस एव की संधि है तथैव, तो इससे ऑप्शन नंबर ब सही है। अब है प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 है कवित्व में प्रत्यय है, कि कवित्व में प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए कवि, ऑप्शन नंबर ब त्वब, ऑप्शन नंबर स वित, ऑप्शन नंबर द व। तो कवित्व में प्रत्यय है त्वब, तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही है। अब है प्रश्न नंबर 20 फलेषु किस विभक्ति बहुवचन का रूप है, कि फलेषु किस विभक्ति बहुवचन का रूप है। ऑप्शन नंबर ए पंचम विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर ब सप्तमी विभक्ति बहुवचन, ऑप्शन नंबर स प्रथमा विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर द द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो फलेषु सप्तमी विभक्ति और वचन है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कौन सा है इसमें, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, तो इसका ऑप्शन नंबर ब सही है। अब देखेंगे खंड ख। तो खंड ख है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश दे रखा है, अब उसके आधार पर प्रश्नोत्तर देने हैं आपको, यानी गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर दे। प्रश्न नंबर 21 क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें गद्यांश दे रखा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तो ये हमारा गद्यांश है। अब इस पर आधारित प्रश्न उत्तर देने हैं हमें। तो पहला प्रश्न है हमारा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बताइए गद्यांश को पहचान करके कि ये कौन से पाठ से लिया गया है। कमेंट कीजिए हमें जल्दी से जल्दी, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको। अगर नहीं पता है तो नहीं पता है तो देखिए ये पाठ है हमारा मित्रता वाला। कौन सा पाठ है, मित्रता, और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अब देखें प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश करना है, जहाँ से रेखा खींची हुई है। तो आपकी रेखा कहाँ से खींची हुई है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि, यहाँ तक आपको लिखना भी और भी, कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है, क्योंकि ये लाइन खींची हुई आपकी यहाँ तक है, लेकिन यहाँ विराम नहीं है। व्याख्या हम वहाँ तक करते हैं जहाँ तक विराम आता है। तो यहाँ तक आपको व्याख्या करनी है। तो इसमें लिख देंगे आप, व्याख्या हेड डालेंगे उत्तर में और लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। औषध माने औषधि है, यानी दवाई है। विश्वास पात्र मित्र कैसे बताया उन्होंने, एक दवाई के समान बताया है, यानी औषधि है। हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम यानी अच्छे संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से यानी बुराइयों से हमें बचाएंगे। जो हमारी बुराइयां हैं, जो हमारी कमियां हैं, उससे हमें बचाएंगे। ये हमें आशा रखनी चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 3। हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए। ठीक है, हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हमें अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिखेंगे। अब देखेंगे अगला गद्यांश। तो ये ख गद्यांश रखा है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता श्रवण के तीक्ष्ण के समान ही उमड़ रहा था।
मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। तो ये था हमारा गद्यांश। अब देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न उत्तर, क्योंकि इसमें 2 गद्यांश हैं, 2 में से आपको एक के ही प्रश्न उत्तर देने हैं। अगर आपको पहला वाला अगर याद है तो आप पहला वाला लिख देंगे, अगर नहीं है तो आप इस वाले को लिख सकते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, उपर्युक्त अवतरण के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए। तो इसमें पाठ का नाम बताना और लेखक का नाम बताना है। तो इसमें पाठ का नाम लिख देंगे ममता। कौन से पाठ से लिया गया है ये? तो ये ममता पाठ से लिया गया है। तो पाठ का नाम हो गया इसमें ममता और लेखक का नाम हो जाएगा इसमें जयशंकर प्रसाद। ममता पाठ लिखा है हमारा जयशंकर प्रसाद ने। अब है प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें व्याख्या करनी है। यहाँ से रेखा खींची हुई है, तो रेखा इसकी यहाँ से खींची हुई है, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तो इसमें उत्तर में हेड डाल देंगे, पहले व्याख्या, फिर लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तुच्छ माने छोटा और निराश्रय प्राणी है, बेसहारा प्राणी है। ठीक है, उन्होंने बताया है कि हिंदू विधवा जो है इस संसार में सबसे कमजोर और बेसहारा प्राणी है। इस तरह से व्याख्या लिख देंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6, वह किसकी अकेली दुहिता थी। वह किसकी अकेली दुहिता थी। तो आप देखो यहाँ देखेंगे कि वह रोहतास दुर्गपति, यहाँ लिख देंगे आप, यहाँ तक लिखेंगे वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर लिख देंगे तीसरे का। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 क्या है? तो प्रश्न नंबर 22 है इसमें कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर दीजिए। अब तक आपने देखे गद्यांश और आप देखेंगे आप इसमें पद्यांश। तो ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं तीनों, यानी गद्य में भी आपको 2-2 नंबर के मिलेंगे। 6 प्रश्न हो जाएंगे, नहीं 6 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे जी। 3 प्रश्न हैं 2-2 नंबर के, 6 नंबर, और ये भी आपके फिर इस तरह से ही हैं। ठीक है, अब इसमें देखो पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पहला पद्यांश दे रखा है इसमें, ऊधो मोही ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई, प्रातः समय माता जसुमती अरुनंद देखत सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अतिथि साथ ख्वावत। ये था हमारा पद्यांश। अब देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न क्या है हमारा? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ में लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में काव्यखंड के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। आप देखेंगे प्रश्न नंबर 2, कृष्ण अपने मन की व्यथा किससे व्यक्त करते हैं। कृष्ण अपने मन की व्यथा किससे व्यक्त करते हैं। तो आप लिखेंगे उत्तर में, कृष्ण अपने मन की व्यथा अपनी माता यशोदा से व्यक्त करते हैं। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि माता यशोदा कृष्ण को क्या खिलाती हैं। तो माता यशोदा कृष्ण को माखन रोटी और दही से खिलाती हैं, यानी माखन रोटी और दही खिलाती हैं। तो इस तरह देंगे कि माता यशोदा कृष्ण को माखन रोटी और दही खिलाती हैं। अब देखा अथवा, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, यानी दूसरा वाला पद्यांश कर सकते हैं। तो दूसरा पद्यांश है आपका कि भरे भुवन, ठीक है, भरे भुवन घोर कठोर, ठीक है, नहीं भरे भुवन घोर कठोर, बैर रवि बाजी तजी मार्गु चले, चिक्करही दिग्गज डोल अही कोल कुरूम कलमले,
सुर असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदऊ खंडेहु राम तुलसी जयति बचन उचारहि। तो ये था हमारा पद्यांश। अब देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है आपका, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ लिखना है तो पहले आप पहचान कर लेंगे तभी संदर्भ लिख पाएंगे इसका। तो संदर्भ लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के धनुष भंग नामक पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है ये? तो धनुष भंग पाठ से लिया गया है। फिर लिखेंगे इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रश्न नंबर 2, किसकी कठोर ध्वनि सुनकर सूर्य के घोड़े अपने मार्ग से भटक जाते हैं? ठीक, किसकी कठोर ध्वनि सुनकर सूर्य के घोड़े अपने मार्ग से भटक जाते हैं? तो आप लिखेंगे धनुष की कठोर ध्वनि सुनकर, यानी जैसे ही राम ने धनुष तोड़ा तो धनुष के ध्वनि सुनकर सूर्य के घोड़े अपने मार्ग से भटक जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, राम ने क्या खंडित कर दिया? राम ने क्या खंडित कर दिया? तो आप लिखेंगे राम ने धनुष खंडित कर दिया। ठीक है, खंडित माने तोड़ना। तो राम ने धनुष को तोड़ दिया, या खंडित कर दिया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 23। क्या है प्रश्न नंबर 23? ये देखा आपका संस्कृत। अब तक आपकी गद्य काव्य है, अब आएगी आपकी संस्कृत। तो संस्कृत है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें भी आपको ऐसे, जैसे आपको इसमें लेते हिंदी काव्य और गद्य में दो, ऐसे इसमें 2 वो मिलेंगे गद्यांश, और उसमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला देखा आपका, वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी यम विमल सलिल तर गंगाया कुले स्थिता अगणिता पर्यटका सुदूरभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घट्टानां च शोभां विलोक्य इमाम बहुप्रसन्ति। तो ये है हमारा कौन से पाठ से लिया गया है, पहले आपको पहचान करनी है, संदर्भ आप जब भी लिख पाएंगे। तो ये लिया गया हमारा वाराणसी पाठ से। ठीक है, वाराणसी पाठ से लिया गया है। तो ये 6 नंबर का प्रश्न है आपका, 2 नंबर का इसमें संदर्भ, 4 नंबर का इसमें हिंदी में अनुवाद। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। तो इस तरह लिख देंगे इसका संदर्भ, फिर लिखेंगे इसमें हिंदी में अनुवाद। तो अनुवाद लिखेंगे वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। वाराणसी सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीन माने प्राचीन, नगरी माने नगरी है। कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। यम विमल सलिल तर गंगाया कुल स्थिता। यम विमल यह है स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त, गंगाया कुले गंगा के किनारे स्थित माने स्थित है। क्या यह स्वच्छ जल की तरंगों से युक्त गंगा के किनारे स्थित है। अगणिता पर्यटका, अगणिता माने अनेक, पर्यटक माने पर्यटक, सुदूरभ्य दूर दूर, देशभ्य माने देशों से, दूर दूर देशों से, नित्यम माने नित्य यानी प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयंती माने आते हैं। कि अनेक भ्रमण करने वाले यात्री दूर दूर देशों से यहाँ प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्टा नाम, अस्या माने इसके, घट्टा नाम माने घाटों की, च और शोभा माने शोभा को, विलोक्य माने देखकर, इमाम माने इसकी, बहु माने बहुत, प्रशंसी माने प्रशंसा करते हैं। इसके घाटों को देखकर, और इसके घाटों को देखकर इसके घाटों और शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। अब देखते हैं अगला गद्यांश। अब है कि मारणम मंगलम यत्र विभूषित च विभूषणम कोपिनम यत्र कोशयम सा काशी केन मीयते। अब ये देखा, अगर आपको वही नहीं करना है तो आपको ये कर सकते हैं। तो ये कौन से पाठ से लिया गया है? तो ये भी वाराणसी पाठ से लिया गया है, लेकिन ये पद्यांश है, वो गद्यांश था। तो इसमें लिखेंगे संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। अब लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। मरणम मंगलम यत्र विभूषित जय विभूषणम,
जहाँ मरना भी मंगलकारी समझा जाता है, जहाँ के आभूषण भी क्या हैं, रेशमी वस्त्र हैं। कोपीनम यत्र कोशयम सा काशी केन्मयते, जहाँ के लंगोटी ही क्या है, वस्त्र मात्र है। उस काशी की तुलना किससे की जाती है, जो की जा सकती है। तो इस तरह लिखेंगे इसकी हिंदी में अनुवाद। ठीक है, इस तरह लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। अब है प्रश्न नंबर 24 कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो जीवन परिचय देखेंगे किसी एक लेखक का और उनकी दो रचना के नाम लिखेंगे। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा राजेंद्र प्रसाद। तो आप इनमें से किसी का भी एक का जीवन परिचय लिखेंगे और उसकी दो रचना लिख देंगे। 24 का ख खंड दे रखा है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए। आपको इसमें वैसे करना है। तो ये हमारे लेखक थे और ये कवि हैं, तो इनमें से एक का करना है और इसमें से एक का करना है। ठीक है, दोनों में से एक का नहीं करना, कभी एक में से दोनों कर दो। ये तीन रखें, इसमें दो का कर दो, दो का नहीं करने हैं। इसमें से भी एक का करना है और इसमें से भी एक का लिखना आपको जीवन परिचय और रचना देनी है। तो इसमें है सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल। इन तीन में से भी किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और आप लिख करके दो रचनाओं के नाम लिख देंगे। अब है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ने आया हो। क्या पूछा गया है इसमें कि आपको एक संस्कृत में श्लोक लिखना है, लेकिन वो श्लोक इसमें नहीं आना चाहिए, नहीं ऐसा ना होगा जो इसमें आया हो। तो इसमें आया आपका मरणम मंगलम वाला, तो वो आपको वो नहीं लिखना है, उसके अलावा कोई दूसरा लिखना है। तो एक लिखेंगे आप इसमें श्लोक और ये 2 नंबर का होगा, लेकिन आपकी किताब का होना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत उत्तर देने हैं। पहला है वाराणसी कस्या कुले स्थिता अस्ति, कि वाराणसी कहाँ स्थित है या किसके किनारे स्थित है। तो आप लिखेंगे वाराणसी गंगाया कुले स्थिता अस्ति, वाराणसी गंगा के किनारे स्थित है। दूसरा प्रश्न है वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति, कि वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है। तो आप उत्तर लिख देंगे वाराणसी संस्कृत भाषाया केंद्र स्थली अस्ति, वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। प्रश्न नंबर 3 मरणम कुत्र मंगलम भक्ति, कहाँ मरना भी मंगल का समझा जाता है। तो आप लिख देंगे मरणम वाराणसी मंगलम भक्ति, कि मरना भी काशी में मंगलकारी समझा जाता है, वाराणसी में मरना भी मंगलकारी समझा जाता है। तो कुत्र जगह वाराणसी, यहाँ कस्या की जगह संस्कृत और यहाँ कस्या की जगह गंगाया। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 27। ठीक है, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है निम्न उपसर्गों में से किसी एक के मेल से एक शब्द बनाइए। 3 दे रखे हैं, 3 के मेल से आपको एक एक शब्द बनाना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका सु, दूसरा है अनु, तीसरा है निर। तो सु से लिख देंगे एक वो बनाना हमें उपसर्ग से एक शब्द, तो सु से लिख देंगे सुकर्म। ठीक है, सुकर्म या सुमार्ग। अनु से लिखेंगे अनुराग, निर से लिखेंगे निराश्रय। ठीक है, निर से निराश्रय या फिर निराकार, निराकार लिख देंगे या फिर निर्दोष भी आप लिख सकते हैं, निर्दोष या फिर निराकार। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 क्या है हमारा। तो प्रश्न नंबर 28 है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। प्रश्न नंबर 28 में आपको क्या करना है, 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। तो पहला है आपका कि राम विद्यालय जाता है, दूसरा है श्याम कलम से पत्र लिखता है, तीसरा है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, चौथा है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे आप, देखेंगे इसमें हिंदी में अनुवाद। तो पहला क्या है आपका राम विद्यालय जाता है,
तो आप लिख देंगे राम विद्यालयम गच्छति। ठीक है, राम विद्यालयम गच्छति। दूसरा है आपका श्याम कलम से पत्र लिखता है, तो आप लिख देंगे श्याम कलमेन पत्रम लिखती। दूसरा आपका मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो आप लिखेंगे अहम पुस्तकम पठामी। फिर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो आप इसका बनाएंगे वृक्षात पत्राणि पतंती। तो इस तरह से इसका हिंदी में इसके संस्कृत में अनुवाद करेंगे, यानी हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करेंगे। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है आपका कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको निबंध लिखना किसी एक विषय पर। पहला आपका पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम, तीसरा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, और चौथा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इनमें से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो बहुत अच्छा निबंध लिख सकते हैं आप पर्यावरण प्रदूषण पर। अब है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है आपका कि तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण अथवा मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। तो ये आपका बदायूं जिले के लिए मान्य है, लेकिन अमरोहा जिले के लिए ये मान्य नहीं है। तो आप यहाँ लिखेंगे, इसकी जगह आपको आएगा लिखा हुआ, यानी आप इसकी जगह लिख देंगे कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लिखिए। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। इसकी जगह आपको क्या करना है कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें आपको चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण लिखना है। तो हम आपको पहले बहुत अच्छे से लिखवा चुके हैं, याद भी करा चुके हैं। तो ये था आपका कक्षा 10 का अर्धवार्षिक पेपर। तो ये आपका पेपर पूर्ण मैंने सॉल्व करा दिया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और लास्ट तक देखने के लिए वीडियो को आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।